बड़े मार्जिन से 19,000 वोट से जीते। उतने ही मार्जिन से जितना बीजेपी दावा कर रही थी कि विधानसभा चुनाव में देखा 2025 के बिहार में, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। उस सीट की भी इतनी वैल्यू थी कि वो घर घर जाके चुनाव प्रचार किए। तो तुमको क्या लग रहा है कि क्या मतलब क्या मेन फैक्टर्स हैं प्रशांत किशोर जीतने के पीछे? बहुत सारे फैक्टर्स रहे, और क्योंकि वहां पे जो नारा सबसे बड़ा, आप ये देखो कि मुस्लिम्स, ठीक है, प्लस यूथ यादव, इन सब ने प्रशांत किशोर के लिए वोट किया। तो एक जो कास्ट फैक्टर था वो ब्रीच हुआ। दूसरा, सम्राट चौधरी को लेकर के एक जो लोगों में सुराज आगे जाकर के कांग्रेस के साथ एक टाई अप करे, और भी कुछ रीजनल पार्टीज हैं बहुत सारे, एक दो को जैसे मुकेश सहनी की पार्टी है, हाँ। ठीक है, उनको अप्रोच करके एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करे। तो क्या लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है? तो प्रशांत किशोर फाइनली अपना डेब्यू में सक्सेसफुल रहे हैं। हाँ, और बीजेपी का गढ़ जो पिछले 30 साल से बीजेपी का अभेद्य किला था, और अभी जो मौजूदा नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके सीट पर बड़े मार्जिन से 19,000 वोट से जीते। उतने ही मार्जिन से जितना बीजेपी दावा कर रही थी कि 20,000 से बीजेपी अच्छे हाँ, मार्जिन जीती, 50,000 exactly. वोट से भी जीती। जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग थे वो भी यही कह रहे थे कि क्लोज फाइट हो सकता है, लेकिन चूंकि जो कास्ट इक्वेशन है वहाँ का, और प्लस नितिन नवीन फैक्टर जो है वो बीजेपी के फेवर में जाता है, तो हो सकता है बीजेपी यहाँ पे जीत जाएगी। मतलब बांकीपुर जो सीट है उसका यही मेन है कि 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी, लालू और नीतीश साथ में मिलकर लड़ रहे थे, तो प्रशांत किशोर इन लोगों के साथ में थे, तब बीजेपी वहां सीट चुनाव में हाँ, तब भी मतलब वही जो 50,000 से जीतते थे नितिन नवीन, वो 20,000 से जीते। विधानसभा चुनाव में देखा 2025 के बिहार में, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। हाँ, मतलब जितना सोचे थे उससे बहुत 5% भी अगर वोट लाए तो वो भी नहीं था, बहुत बुरा। मतलब हाईएस्ट जो था 40-50,000 वोट मनीष कश्यप को मिला। तो बहुत ही खराब प्रदर्शन था। प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़े, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर बताए गए। अब वो और ये वाला चुनाव भी जो है, उन्होंने ये कहा जा रहा था कि बहुत टफ सीट उन्होंने चूज कर लिया है, ये बहुत मतलब टफेस्ट सीट था भाई। आप वो देखोगे कि कोई रैंडम सीट है जहाँ पे बीजेपी ने भी मतलब कमतर चुनाव लड़ा। बीजेपी बहुत मजबूती से लड़ी। उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन जिनकी सीट थी, जिन्होंने छोड़ के वो राज्यसभा गए, उस सीट की भी इतनी वैल्यू थी कि वो घर घर जाके चुनाव प्रचार किए। तो तुमको क्या लग रहा है कि क्या मतलब क्या मेन फैक्टर्स हैं प्रशांत किशोर जीतने के पीछे? बहुत सारे फैक्टर्स रहे, और क्योंकि वहां पे जो नारा सबसे बड़ा एक जो हमने देखा कि पहली बार काफी लंबे टाइम में मुझे ऐसा देखने को मिला है कि बियॉन्ड कास्ट जो एक इक्वेशन बना दी, कास्ट के बाउंड्री बना दी गई थी बिहार के लोगों की, हाँ। वो ब्रीच होते हुए दिखा है। क्योंकि हमने ये देखा कि भूमिहार ब्राह्मण, ठीक है, जो अपर कास्ट है सो कॉल्ड, आप ये देखो कि मुस्लिम्स, ठीक है, प्लस यूथ यादव, इन सब ने प्रशांत किशोर के लिए वोट किया। तो एक जो कास्ट फैक्टर था वो ब्रीच हुआ। दूसरा, सम्राट चौधरी को लेकर के एक जो लोगों में अनसेटिस्फेक्शन है, ठीक है, कि भाई प्रशांत किशोर, ये सम्राट चौधरी को आपने सीएम बना दिया, लोगों को कंसल्ट नहीं किया गया। और लोग ये कह रहे हैं कि जब वोटिंग उन्होंने की थी, ठीक है, जब दो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसके वो चेहरा नहीं थे, चेहरा नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार के लिए लोगों ने वोट किया। और कंसिडरिंग सम्राट चौधरी का पास्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, कई साले मतलब वो क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका लोग बताते हैं, प्लस बहुत सारे फॉर्जरी के आरोप है उनके ऊपर। प्रशांत किशोर का भी, प्रशांत किशोर ने लगातार सम्राट चौधरी पे डायरेक्ट अटैक किया। विधानसभा इलेक्शन से पहले और बाई इलेक्शन से पहले भी उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। मतलब उसमें बिना इफ एंड बट के कहा कि उन्होंने अपनी जो उम्र घटाए हैं, उन्होंने नाम बदले हैं, उनकी जो डिग्री है वो ठीक से वैलिड नहीं है। ये सारे देखिए, जो दोनों ग्रुप हैं, जो आरजेडी का वोट शेयर तो बहुत ही गिर गया है। आरजेडी तो एकदम तीसरे पे है और बहुत पीछे है। इसके पीछे रीजन ये, एक तो बड़ा फैक्टर ये भी रहा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लोग ये देख रहे थे कि एक विधानसभा सीट है, ऑलरेडी एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पे बैठी हुई, आरजेडी के 25 सीट है। एक सीट अगर आरजेडी को दे भी देते तो कुछ बहुत बदलाव नहीं आ जाता। ना एक सीट एनडीए की अगर कम हो जाएगी तो कुछ खास एनडीए वहां के इक्वेशन में बदलाव आएगा। बट ये सीट जो है वो बीजेपी के लिए, आरजेडी के तो आरजेडी तो चुनाव ऐसे लड़ी भी नहीं, बट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों का एक माइंडसेट जो मैं बता रहा हूँ, जो कि वहां के मैंने लोकल पत्रकारों का एक विश्लेषण देखा, वो ये था। और फैक्टर्स की अगर हम बात कर रहे थे, तो जो खासकर जो अपर कास्ट की वोटिंग हुई है, जो प्रशांत किशोर के फेवर में गए हैं, और खासकर उसमें भी जो यूथ गया है, उसके पीछे जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई, 2-3 किलिंग हो गए, भरत भूषण तिवारी की हुई थी, और भी जो कुछ दलितों को भी वहां पे मारा गया था। मतलब जन सुराज के लोग हर जगह पहुंचे। सबसे बड़े प्रशांत किशोर पहुंच रहे थे, और ये इन मुद्दों को बहुत ही प्रखरता से
इन मुद्दों को लोगों के सामने ला रहे थे वो। तो एक जो फटीग सा फैक्टर था, प्लस एक लोगों में ये क्या कहते हैं, एक रीजनल एंटी इनकम्बेंसी भी बिल्ड हो जाती है। 30 साल हो गया था, तो एक हो सकता है एक और बड़ा मुझे इसके साथ एक और बड़ा चीज़ कैंडिडेट लगता है लड़ रहा था। हाँ। कि बीजेपी का जो कहा जाता है बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, और उस मामले में कोई पार्टी सामने बीजेपी की टिक नहीं पाती है। और पहली बार मुझे लगता है बीजेपी को ये लगा कि सामने कोई एक पार्टी है, एक कैंडिडेट है जिसका बूथ मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, मतलब बूथ पे बहुत अच्छा काम हुआ। और डिजिटली भी, सोशल मीडिया पे भी बहुत, सोशल मीडिया पे मतलब विधानसभा में देखा गया जो वो भी एक्सपेक्टेशन थी, जो लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया कैंपेन देखे जनसुराज का बहुत मजबूत था, लेकिन वो ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं उतरा। तो ये हमेशा रहा कि सोशल मीडिया पे बहुत मजबूत है प्रशांत किशोर का बहुत बज है, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं दिखता है। तो ये पहली बार हुआ है जब ग्राउंड पे दिखा और बहुत मजबूती से दिखा, मतलब इट्स नॉट अ कि नेक टू नेक फाइट वाले में वो चुनाव जीत गए। कुछ ऐसा नहीं। देखो, बूथ का तो ये बात है कि जिसके पास ज्यादा कैडर होगा हाँ। वो नेचुरली वहां पे स्ट्रांग होगा। बीजेपी कैडर के मामले में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है बाय फार, और खासकर जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वहां तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग रही है। बट बीइंग अ वेरी न्यू पार्टी, हाँ, डेफिनेटली प्रशांत आप जो उसको मतलब क्रेडिट देना। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का एक ये था कि भाई हमें एक नया चेहरा चाहिए, और नया चेहरा कोई अरा गहरा चेहरा नहीं था, प्रशांत किशोर खुद थे। मतलब हो प्रशांत सकता है किशोर कि ने अगर किसी को back नहीं जनसुराज किया। का कोई और कैंडिडेट होता हाँ। तो वो हार भी सकता था, या अगर जीता बहुत भी तो कम मार्जिन बहुत margin कम हो जीता, जाता। ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर का खुद का ये डिसाइड करना कि वो चुनाव लड़ेंगे, उसने पूरे चुनाव बाकीपुर को मतलब देश के न्यूज में ला दिया। मतलब अरे बाकीपुर को लोग जानने प्रशांत लग गए। किशोर का भी ये भी रहा कि प्रशांत किशोर चुनाव खुद लड़ रहे थे, और वो बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि प्रशांत किशोर इससे पहले जैसे चुनाव लड़वाए हैं और ज्यादातर सक्सेसफुल ही रहे, बट खुद का चुनाव लड़ना, और खासकर विधानसभा चुनाव जब हार का गए। इमेज डेट था। इसके बाद अगर वो कितना भी क्लेम करते चुनाव लड़ने का, तो एक तो रहता है वो खुद के उनके, अगर मान लो उन्होंने 4 कैंडिडेट उतार दिए तो उन कैंडिडेट को भरोसा ही नहीं होता कि वो चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद नहीं जीत पाया। लेकिन प्रशांत किशोर ने पहला चुनाव लड़ा अपने जीवन में और वो सक्सेसफुल और वो रहे। चैलेंजिंग सीट पे, तो अब- कंफर्टेबल सीट नहीं थी। इसके आगे प्रशांत किशोर और जनसुराज की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए या रहेगी, जो जो उनका मतलब पूरा एक मोटो है कि एक पूरा जो सिस्टम हो बिहार का चेंज हो, उसके लिए प्रशांत किशोर क्या, क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर जनसुराज। बेशक अगर आज हारते तो हो सकता था कि जनसुराज का ये एक सीरियस लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंसीडरिंग प्रशांत किशोर खुद ही एक बहुत ही प्रोमिनेंट इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, नामी रहे हैं, तो आई थिंक जो उनकी भाषणों में हमने ऑब्जर्व भी किया है, चाहे उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी जो बात करते हैं, यही उनका अप्रोच रहने वाला है कि अभी दिसंबर में लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले, वहाँ पे पार्टी सिस्टम है नहीं उतना, बट आप सिंबल पे लड़ा सकते हो। हाँ। तो मे बी जनसुराज ये क्या करेगी, जो विधानसभा में नहीं अच्छा परफॉर्म करने के पीछे रीजन एक ये भी रहा था कि खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां तक इनके सिंबल, इनका जो कलर कोड है, जो इनके कैंडिडेट है, वो शायद नहीं पहुंच पाए थे। रिसोर्स उतना नहीं था, ऑब्वियसली उतना बाकीपुर इसलिए और easy टाइम मिला। भी कम था। तो ये है कि वो अगर वो लोकल बॉडी चुनाव पे ध्यान देते हैं, अगर वो गांव-गांव तक जाकर के कैंपेन करते हैं, कुछ ही जिलों में भले करें, तो एटलीस्ट ये हुआ कि उनका प्रेजेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा, लोग उनको जानेंगे। तो आने वाला फिर लोकसभा चुनाव है या अगला विधानसभा चुनाव है, वहां पे हो इनका सकता है परफॉर्मेंस कि बेहतर लोग जरूर प्रशांत किशोर को टीवी पर देख रहे हो, उनको आइडिया ना हो कि जो कैंडिडेट है वो कि उन्हीं की पार्टी से, और सब बहुत लोग के confusion। पास ये टीवी और जब तक क्लैरिटी नहीं होगा कैंडिडेट को लेकर और पार्टी को लेकर, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि जो हम लोग ऑप्शन है, जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, एक तो ये बात। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर इससे पहले जब से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में, इससे पहले वो अलग अलग सीएम्स को वो दावा भी करते हैं, उन्होंने 12 मुख्यमंत्री जिताए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेन फ्रेम और बीजेपी के कैंडिडेट बनाने बड़ा रहा, 2014 चुनाव जीता मैंने रहा। पहली बार हुआ कि वो किंग मेकर से किंग बने हैं, मतलब एक खुद फेस बनकर खुद चुनाव लड़के और जीते। विधानसभा पहुंचे। अब ये है कि इस पूरे इलेक्शन को बिहार में ऑपोजिशन को कैसे देखें, क्योंकि वहां पे क्या कि आरजेडी एक वेरी नॉन सीरियस पार्टी की तरह दिख रही है। या तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उनकी कि भाई रैली चुनाव के पहले और बिना मुद्दों पे बहुत एक्टिव नहीं रहना। उनके जो एक सर्वमान्य नेता है तेजस्वी यादव, वो भी बहुत असर, ये चुनाव में वो नहीं दिखे। तो जो ऑपोजिशन की स्पेस है, और विद नीतीश कुमार जो उनका एक ऑरा रहा है, अब नीतीश कुमार कहीं विजिबल नहीं है, तो उसको लेकर क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का स्पेस फिल करेंगे, और क्या जो ऑपोजिशन का वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसको वो स्पेस को लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि जो एक रीजनल फोर्सेस है बिहार में, ठीक है, नेशनल पार्टी की बात करें बीजेपी, वो स्ट्रांग हुई है और चांसेस है कि और स्ट्रांग होते ही रहेगी।
कांग्रेस अब उतना सिग्निफिकेंट फोर्स है नहीं बिहार में। हाँ। जो दो रीजनल पार्टी से जेडीयू और आरजेडी, आरजेडी हमने ऑब्जर्व किया इस इलेक्शन में या विधानसभा इलेक्शन में तेजस्वी यादव का जो एक इनिशियल एक पर्सोना बना था और जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते थे वो पिछले कुछ चुनावों में नहीं दिखा है। हाँ। इस बात में कोई डिनाई लोकसभा में उन्होंने नहीं बहुत दिखा, मजबूत कुछ से खास लड़ा। नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आरजेडी का भले वोट शेयर ज्यादा है लेकिन वो 25 सीटों पे है और वो बहुत ही मतलब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रही है वो पार्टी, और तेजस्वी उसमें कुछ खास एफर्ट लगाते हुए दिख नहीं रहे। जेडीयू की जहां तक बात करें तो विथ नीतीश कुमार जेडीयू और विदाउट नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक ऐसा चेहरा था जो कि सिर्फ उनके कास्ट ग्रुप तक सीमित नहीं था, अक्रॉस कास्ट ग्रुप और अक्रॉस रिलीजन उनको लोग वोट करते थे, विमेन उनको बहुत वोट करती थी। तो नीतीश कुमार चूंकि अब बिहार पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं, वो नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और तो अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जो नीतीश कुमार के सपोर्ट, जेडीयू के भी ये मैसेज जा रहा है ना कि जो हम एक बड़े भाई की भूमिका में थे अब हम उनकी उतने बहुत value नहीं रहेगी। हमारे लिमिटेशन हमें लिमिट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि जेडीयू के वर्कर्स जो है वो शिफ्ट करें, और जब शिफ्ट करेंगे तो उन्हें ऑप्शन चाहिए। आरजेडी अगर उन्हें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही है तो एक अगर जन स्वराज अपने आप को स्टैब्लिश कर पाती है तो हो सकता है कि नहीं, ये भी बात है कि उधर shift जेडीयू के बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी में जाने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, हाँ, वो जो आरजेडी में जाने में ट्रेडिशनल कंफर्टेबल जो बहुत सेक्युलर और सोशलिस्ट माइंडसेट के आरजेडी में उनको अगर स्पेस नहीं देखेगा तो अगर जेडीयू के प्रोमिनेंट लीडर्स जन स्वराज में जाते हैं तो एक तो जन स्वराज का फायदा है, जन स्वराज को प्रोमिनेंट लीडर मिल रहे हैं, उनके सपोर्टर्स कार्यकर्ता मिल रहे हैं जो उसको स्ट्रेंथन करेंगे। उसके साथ जन स्वराज को फायदा और प्लस कैंडिडेट्स को भी, क्योंकि जन स्वराज उनको बैक करेगी, क्योंकि अब चुनाव जीतने के बाद से बांकीपुर का उनकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई कि हाँ वो अब एक फैक्टर है, वो यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं और हो सकता है पिछले अगले 10-12 साल में एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स अच्छा, बन ये जाए। ऑपोजिशन का एक अलग इक्वेशन भी बन सकता है क्या, कि हमने देखा कि तमिलनाडु में विजय का सडन राइज हुआ, हालांकि हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये एक सीट है और वहां पे पूरा स्टेट में विजय ने स्वीप किया ऑलमोस्ट। तो वहां पे कांग्रेस ने जो डीएमके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलआईसी कांग्रेस को उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया और विजय को उन्होंने सपोर्ट कर दिया। तो क्या यहाँ पे लगता है ऐसा कि आने वाले टाइम में, क्योंकि आरजेडी के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक इमेज का प्रॉब्लम है, हाँ वो ठीक है, जंगल राज जो वाला हमने उससे बात की हट थी नहीं कि पाता। जो जेडीयू के लीडर डीजेपी में जाने कंफर्टेबल नहीं हुए तो हो सकता है वो आरजेडी में भी जाने के लिए कंफर्टेबल हाँ। नहीं हुए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो सकता है कि जनसुराज आगे जाकर के कांग्रेस के साथ एक टाई अप करे, और भी कुछ रीजनल पार्टीज हैं बहुत सारे, एक दो को जैसे मुकेश सहनी की पार्टी है, हाँ। ठीक है, उनको अप्रोच करके एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करे, तो क्या लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, पॉसिबिलिटी है बहुत हद तक है, क्योंकि देखिए अगर तमिलनाडु की बात करें- कंसिडरिंग आइडियोलॉजिकल हाँ, वही मैं सिमिलैरिटीज? बोला, तमिलनाडु में क्या है कि कांग्रेस ने डीएमके से छोड़ के विजय पे शिफ्ट किया, तो उसमें बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं आ गया है ना। मतलब ऐसी बात नहीं कि विजय की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है ना। जैसे डीएमके और बीजेपी अगर एक साथ आते तो वो बहुत एक रिफ्ट होता। तो यहाँ पे क्या है कि जन स्वराज की जो आइडियोलॉजी है वो सेक्युलर है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी सेक्युलर है। गांधीयन है, जन स्वराज पूरे टाइम गांधी की और अम्बेडकर की बात करते हैं, कांग्रेस भी सेम बात कर रही है। तो अगर अभी के टाइम पे क्या है कि आरजेडी कांग्रेस की स्थिति, तो कांग्रेस कहीं भी नहीं है, और आपस बिहार में भी तो लड़ाई चल रही है ना भाई, झारखंड में उनके कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं और किया, फिर अभी बांकीपुर में कांग्रेस ने में- कितना सपोर्ट किया। बांकीपुर में भी यही रहा कि बांकीपुर की जो सीट है वहां पे कांग्रेस चाहिए था कि वो अपने और प्रत्याशी ये करे। बात छोड़ो, जब विधानसभा चुनाव चल रहा था मुझे अच्छे से याद है कि इनके कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पा रहे थे। हाँ, जब कितनी लड़ाई चल रही नॉमिनेशन थी। जिस दिन था उस दिन सुबह में अनाउंसमेंट हुआ, भाग भाग के लोगों ने नॉमिनेशन भरे। आरजेडी और वीआईपी का कितना रिफ्ट चला जब बहुत ज्यादा राहुल भाई। गांधी ने फोन किया मुकेश सहनी को, और फिर वहां पे बातचीत थोड़ी बन पाई। तेजस्वी को तो सीएम कैंडिडेट बहुत लेट डिक्लेयर किया हाँ, इन लोगों ने। वो भी नहीं चल पाता। और जो वोटर अधिकार यात्रा हुआ उसके बाद इलेक्शन के टाइम पे राहुल और तेजस्वी की ज्वाइंट नहीं रैलीज दिखे। कहाँ हुई? तो ये एक बहुत नुकसान रहा। तो आरजेडी के साथ कांग्रेस का एक बहुत सिस्टम बैठ नहीं पा रहा। और हमने जो एक वोटर का भी वहाँ पे, जो मैं गांव में जाता हूँ या आसपास के एरिया में लोगों से बात करता हूँ, ये मैंने महसूस किया है इस विधानसभा चुनाव में और पहले भी, कि वो एनडीए के काम से बहुत कुछ खुश नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई सरकार तो काम चला रही है, लेकिन एक ऑप्शन उनके पास नहीं, आरजेडी को वोट करने से बहुत हेजिटेट करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे एज जनसुराज उभरा है। जैसे रितु जायसवाल का एग्जांपल ले लें, रितु जायसवाल के साथ क्या था, वो आरजेडी से बीजेपी चली गई, बट अगर मुझे लगता है जनसुराज अगर बड़ा फोर्स होती, थोड़ी बड़ी पार्टी होती, उनकी और रीच कोई होती। बड़ी बात नहीं है ना कि वो आगे आकर के स्विच हाँ, कर जाए। तो एक तो वो चीज है कि मुस्लिम की हम देखते हैं कि मुस्लिम ने भी वोट किया, अपर कास्ट ने भी वोट किया। तो जो हम ऐसा सोच रहे थे कि जो ट्रेडिशनली मुस्लिम्स आरजेडी को वोट करते हैं, ट्रेडिशनली अपर कास्ट जो है वो बीजेपी को वोट करता है, उन दोनों ने जनसुराज को वोट किया। इसका मतलब अगर कोई ऑल्टरनेट बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बीजेपी
ऐसा नहीं कि बीजेपी बहुत अच्छी है, बट स्थिति यहाँ पे ये बन जा रही है कि बीजेपी से बेहतर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। इस चुनाव ने ये साबित किया है कि जो एक बिहार को लेकर परसेप्शन था कि यहाँ पे कास्ट डायनामिक्स को ब्रेक ही नहीं किया जा सकता, वो बात गलत हाँ, है। personally आप अगर कोई इतना एफर्ट लगाए, अगर लोगों में प्रॉमिस दिखे तो हो तो सकता है लोग किया जा भरोसा सकता करते हैं। फिर प्रशांत किशोर ने डिलीवर किया, तो ओवरऑल हम यही पूरा बात इस पे कर रहे हैं। और फ्रेश एनर्जी थी बाकीपुर की, उस पे लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने बड़ी मार्जिन में प्रशांत किशोर को जिताया। प्रशांत किशोर कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या बाकीपुर को क्या मॉडल की तरह पेश करते हैं, तो बिहार के लिए लोग फिर जनसुराज को होप के तौर पे देखेंगे। आप हमारी बातचीत सुन रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको लग रहा है कि और हमारी वीडियोस देखिए, हमारी बातचीत कैसी है, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो निष्कर्ष आ रहा है वो कैसा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में और अपने आप कुछ दोस्तों को टॉपिक्स रिकमेंड हाँ, कीजिए कि हम किस पे topic और recommend वीडियो कीजिए, बनाना वीडियो चाहिए। शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जो आपको लगता है कि उन्हें पसंद आएगी ये वीडियो, ताकि हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा बने और हम एक बड़ा एक ओपिनियन मेकर बन सके, एक प्लेटफॉर्म है ना। हाँ थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।